चलो डाइपोल डाइपोल मोमेंट, अगली हेडिंग क्या है हमारे लोगों को बेटा? डाइपोल मोमेंट। चलो अच्छा, डाइपोल का मतलब क्या होता है? जैसे देखो बेटा, डाइपोल का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास क्या हो, दो पोल हो, तो डाइपोल। जैसे मान लो ये क्या लिखा है, H लिखा है, और ये क्या लिखा है, Cl। तो ये इस पे क्या है, पार्शियल प्लस, और इस पे पार्शियल माइनस, है ना बेटा? तो देखो, डाइपोल का मतलब दो पोल हो और दोनों पोलों की पोलैरिटी क्या हो, इक्वल ना हो, कैसी हो, अपोजिट हो। तो एक देखो प्लस क्यू की तरह काम कर रहा है, एक माइनस क्यू की तरह। तो बताओ ये क्या डेवलप हो गया, डाइपोल, है ना? तो जरा डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन लिखो पहली लाइन में, और पहले तो इसको दो भागों में डिवाइड कर लें, है ना? लिखो, डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे लिखा करेंगे, म्यू से। तो पहले वो सिंबल बना लें, फिर उसके बाद डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन लिख लें। लिखो, लिखो, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। Dipole moment is defined as product of magnitude of charge and distance between the positive and negative charge, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। ठीक है भैया? तो चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसी के आधार पे फार्मूला बना लेते हैं। तो अच्छा बताओ, म्यू इक्वल टू फार्मूला क्या बनना है, जो डेफिनेशन पढ़ो जरा। देखो डेफिनेशन यही कह रही कि नहीं, डेफिनेशन कह रही है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है ना? तो हम चार्ज का मैग्नीट्यूड रख दें, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया Q, और डिस्टेंस हो गई मान लो D। जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज यहां रखा है, जैसे मान लो ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, मान लो D है ना? तो ये चार्ज कैसे हैं, ये चार्ज दोनों इक्वल हैं, लेकिन इनका नेचर अपोजिट है, एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड आपस में सेम है ना? जैसे हमने आपको सिखाया था, बताओ प्लस क्यू यानी प्लस 5 कूलाम और माइनस 5 कूलाम में कौन बड़ा, दोनों सेम हैं। ये प्लस माइनस का सिर्फ प्लस माइनस चार्ज इनके नेचर को बता रहा, जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। तो ये दोनों चार्ज कैसे होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के, लेकिन दोनों का नेचर कैसा होगा, अपोजिट। तो कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां रख दो और प्लस दोनों के बीच की दूरी रख दो, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डाइपोल मोमेंट। फार्मूला लिख लो। अच्छा बताओ, डाइपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। लिखो बेटा, इसको लिखो, लिखो दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। स्केलर किसको कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। अच्छा, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन हो लेकिन मैग्नीट्यूड ना हो। क्या यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब, यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड, हाँ यूनिटी होगा, डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो प्योर डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड 1 हो 10 हो, अब यूनिट है तो मतलब क्या होगा, एक होगा। हमारी बात है कि किसके पास डायरेक्शन है, किसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, किसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। और यूनिट वेक्टर का यूनिट तो सेम ही हो गया, लेकिन वो किसको बताता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा? चलो आगे लिखो, लिखो, लिखो यूनिट। अगला पॉइंट बनाओ, यूनिट। इसका यूनिट होता है डिबाई, DEBYE,
लिखो DEBYE, डिबाई। अरे नहीं लिख पा रहे हो, बोल भी दें तब भी नहीं लिखते हैं, है ना। DEBYE, लिखो डिबाई। अच्छा, डिबाई के अलावा और क्या लिख सकते हैं, उसके आगे डिबाई क्या के कैपिटल डी लिख लो। बताओ दूसरा यूनिट क्या हो सकता है। कूलाम इंटू, कूलाम इंटू, इसके आधार पे देख लो, कूलाम इंटू, उसके पहले एक दूसरी यूनिट लिखो, आर करके लिखो अथवा करके, और उसी के नीचे लिखो, लिखो बेटा ESU सेंटीमीटर, ESU इंटू सेंटीमीटर, और सबसे लास्ट में लिखो तीसरी यूनिट, लिखो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, तो बताओ डाइपोल मोमेंट की कितनी यूनिट बता दो जल्दी से। तीन, तीनों बोलो। डी बाई ESU सेंटीमीटर और कूलाम मीटर। अब नीचे लिखो, नई लाइन से लिखो, लिखो एक डी बाई इक्वल टू, लिखो एक डी बाई इक्वल टू, क्या लिखोगे, एक डी बाई इक्वल टू 10 की पावर -18, है ना। ESU सेंटीमीटर, ESU इंटू सेंटीमीटर। दूसरा लिखो 1 डी बाई इक्वल टू, 1 डी बाई इक्वल टू 3.33, 1 डी बाई इक्वल टू 3.33 564, 3.33564 कूला इंटू 10 की पावर -30, इंटू 10 की पावर -30 कूलाम इंटू मीटर। बताओ अच्छा, एक डिबाई कितने कूलाम मीटर के बराबर होगा, 3.33564, 3.33564 इंटू 10 की पावर -30, ये क्या है, कूलाम इंटू मीटर, है ना। ये याद रखना, एक डिबाई, डिबाई को हम किससे लिखा करेंगे, डी से। ठीक है भैया, चलो अच्छा, दूसरा नया पॉइंट लिखो, और ज्यादा ना इसमें याद करना, इतना तो कम से कम याद ही रखना, 3.33 हमने पूरा लिखवा दिया, लेकिन तुम बस इतना याद रखो, इतना ही बहुत है, तुमको याद हो जाए यही बहुत बड़ी बात है ना। 3.33 इतना ही याद कर लो, बाकी मान लो कभी उसमें चार ऑप्शन दिए हो तो उसके लिए ध्यान रखना, मान लो लास्ट वाला कभी बदल दे। ये सब आपके डेटा कहाँ के हैं, एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी में जो कुछ है वो सब पूछ सकता है, क्लियर है। हर बार सवाल बना रहा है, कोई लाइन से सवाल बना दिया, है ना। किसी लाइन, जैसे तुम्हारे 20वीं शताब्दी के डार्विन किसको माना जाता है, माना जाता है। अब देखो ये लिखा इस साइड है लेकिन सवाल बन गया, है ना। तो कुछ भी पूछ सकता है, ज्यादा काबिल ना बनो, है ना। हाँ, चलो अच्छा आगे देखो, अगला लिखो बेटा, लिखो म्यू, म्यू मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट, लिखो डाइपोल मोमेंट प्रिडिक्ट, डाइपोल मोमेंट प्रिडिक्ट पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये किसका प्रिडिक्शन करता है। अच्छा, प्रिडिक्ट करना मतलब अनुमान लगाना, क्या लगाना, अनुमान, समझ में आ रहा। तो प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। तो जरा ध्यान से देखो, आओ डाइपोल मोमेंट किसका अनुमान लगाता है, कि कौन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कितना ज्यादा पोलर है ना। अच्छा नीचे लिखो, इफ म्यू इक्वल टू 0, मान लो म्यू क्या हो जाए, 0, तो बताओ मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर, कैसा होगा, नॉन पोलर। और मान लो इफ म्यू इक्वल टू 0 ना हो तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। लिख लो भैया, मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। चलो अगली बार लिखो। अच्छा एक बात बताओ,
अच्छा, आजकल पेट का एग्जाम चलता है, तुम समझो पेड है ये, क्या है पेड, तो बोलोगे पेड माइनस आई, बोलो पेड माइनस आई, बोलो पेड माइनस आई। अच्छा, इसका मतलब जानते हो क्या है? पेड का मतलब क्या होता है, सुनो, पी ई और डी, और ये क्या है माइनस आई, ये सब आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, पी का मतलब क्या है पोलैरिटी, पोलैरिटी। ई का मतलब क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और डी का मतलब क्या होता है डाइपोल मोमेंट। आई का मतलब तो माइनस आई ही है ना, छाप लो पेड आई, पेड आई ऐसे याद रखना, पेड आई है ना, जैसे आईआईटी जेई नहीं होता है, तो वैसे इसको पेड आई बोलो, पेड आई। आई कौन सा वाला, माइनस वाला। ये सब आपस में क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगला लिखो भैया, डायरेक्शन। अब देखो यहां पे, अब अच्छा बात बताओ, जैसे दो लोगों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट भी उतना ज्यादा होगा, तो उसकी पोलैरिटी भी उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो अब ये फार्मूला आपके लिए क्या है, अलग अलग फार्मूले नहीं लिखवा रहा हूं, यही समझ लेना, क्लियर है। तो इसको पेडाई का अच्छा फुल फॉर्म बताओ बेटा, बताओ। पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई, हो गया। अब अगली बार लिखो बेटा, लिखो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ, पहले तो दो भागों में डिवाइड कर लेना, एक साथ ना लिखना, लिखो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बताओ डायरेक्शन क्या होगी, लीना टू मीना, डायरेक्शन क्या लिखना, लीना और टू मीना। अच्छा, लीना टू मीना का मतलब क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या होता है डाइपोल मोमेंट का निशान होता है। लीना का फुल फॉर्म लिखो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लिखो बेटा। और मीना का मतलब है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको लिखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इसमें क्या लिखोगे बताओ बेटा, मोर इलेक्ट्रो निगेटिव, और इसको क्या लिखोगे एटम, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लियर। चलो अच्छा, अगला पॉइंट नया, इसको सब समझते चलना, अभी थोड़ी देर बाद इसी सवाल लगाएंगे। अगला पॉइंट लिखो बेटा, तो चलो एक सवाल करवाते हैं, उससे थोड़ा समझना, फिर एरो एरो वाली बातें भूल जाना, है ना। फिर ऐसे सीधा सवाल देखो जवाब बताओ। लिखो, इन अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, हाँ क्वेश्चन बना के लिखो, क्वेश्चन भी है और ये आपका एक समझने का पॉइंट भी है, या एक पॉइंट ही बना के लिख लो इसको। लिखो, इन अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल म्यू इज वेक्टर एडिशन ऑफ all bond moment, all bond moment ऑब्लिक ऑर्बिटल मोमेंट। अभी हम बॉन्ड मोमेंट और ऑर्बिटल मोमेंट आपको बताएंगे, ठीक है। अब जरा इसका मतलब समझिएगा, जैसे देखो, जैसे मान लो एक वेक्टर का निशान इधर है, इसको मान लो म्यू1 है, और एक का निशान इधर है, मान लो ये क्या है म्यू2 है ना। और इसी के जस्ट बगल, अच्छा तो इसमें म्यू नेट कैसे निकलेगा, कैसे हो जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2, होगा ना। मान लो इसका उल्टा हो, एक ऐसे हो दूसरा ऐसे हो, है ना,
ये मान लो μ1 है, ये मान लो μ2 है, तो म्यू नेट कैसे निकलेगा? μ1 और प्लस μ2। इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ डायरेक्शन वाले डाइपोल मोमेंट सारे जुड़ जाते हैं जिनका निशान एक तरफ को हो। क्लियर है? अब देखो इनका निशान एक तरफ है कि नहीं, है ना, और इनका निशान कैसा है? अपोजिट। ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखना। अब इतना आप तो सीख ही गए हो, इतना आपने सीख ही लिया। ठीक, अब इसी के नीचे एक एग्जांपल लिखो, CO2। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2। क्वेश्चन बना के लिख लो, फाइंड लिखो डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2। बनाओ, मॉलिक्यूल पहले डेवलप कर लो। हमने देखो मॉलिक्यूल डेवलप कर लिया। देखो हाँ, जैसे ये अपने पास CO2 है, पहले तो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, है ना। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्शन कैसे, किधर से किधर को है डाइपोल मोमेंट? अच्छा बताओ, कार्बन क्या है? ये लीना है, और ऑक्सीजन क्या है? ये मीना है। तो इसका मतलब है कि बताओ डायरेक्शन कैसे होगा म्यू का? तो μ1 मान लो इसको तो ऐसे होगा, और μ2 मान लो तो ऐसे होगा। फिर हमने लीना से हम किधर चले? मीना की तरफ। तो μ1 और μ2 बताओ, दोनों, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डाइपोल मोमेंट है, और ये भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डाइपोल मोमेंट है। तो पक्का दोनों डाइपोल मोमेंटों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, और डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो इसका म्यू नेट यदि आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे? μ1 माइनस μ2, और μ1 और μ2 आपस में क्या है? बराबर हैं। तो क्या लिखोगे? μ1 इक्वल टू क्या है? μ2। तो अब आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? चाहे μ1 को μ2 मान लो, और चाहे μ2 को μ1 मान लो। तो हमने यहां मान लिया μ1। अच्छा, ये ऐसे मान लो, μ1 और μ2 ये दोनों बराबर हैं, इनको मान लो ये क्या है? ये मान लो म्यू है। तो क्या हो जाएगा? म्यू माइनस म्यू, तो ये कट गए आपस में। तो बताओ म्यू नेट क्या हो गया? म्यू नेट इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? 0। और जिसका म्यू हो जाए 0 वो कैसा होता है? नॉन पोलर। अच्छा, हमने आपको क्या सिखाया था? डाइपोल मोमेंट क्या प्रिडिक्ट करता है? पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब देखो, यही प्रिडिक्ट किया कि ये पोलर है कि नहीं पोलर है। तो ये कैसा निकला? नॉन पोलर। कैसा निकला? नॉन पोलर। और यदि आपको आज के बाद कोई भी स्ट्रक्चर बनाना ना हो तो जुगाड़ याद कर लो। बोलो, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, ऑलवेज डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। ये जुगाड़ है। देखो, सराउंडिंग एटम सेम, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, डाइपोल मोमेंट 0। कहीं लिख लो इस बात को, कहीं इस बात को लिख लो। वहां बनाना नहीं है, बस देखो आंसर बताओ। अब कुछ पॉइंट मैं चाहूंगा कि आप लिखें। पहला पॉइंट लिखो। अच्छा, ये बात तो सबको समझ आ गई? लिखो, ये वाली भाषा लिख लो जरा। क्या लिखोगे? सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, तो डाइपोल मोमेंट ऑलवेज 0। लिखो। क्या लिख लिया? बताओ क्या लिखा? सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, तो डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? 0। डाइपोल मोमेंट 0 होने का मतलब आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। क्लियर है? चलो आगे जरा ध्यान से देखो। अब कुछ पॉइंट लाइन से लिखो। लिखो, पहला पॉइंट लिखो,
ऑल द होमो, लिखो ऑल होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, लिखो ऑल होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अच्छा बताओ हमने क्या लिखाया, ऑल होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अच्छा जैसे उसी के नीचे एग्जांपल लिखो, जैसे एग्जांपल लिखो उसके नीचे, जैसे H2, O2, Cl2, है ना, N2, etc। अच्छा होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और डाई का मतलब क्या होता है, दो। जो मॉलिक्यूल दो सेम एटमों से मिलके बना हो, इन सबका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, म्यू इक्वल टू जीरो। अब इनका कुछ स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब दूसरी बात लिखो इसी के नीचे, लिखो लिखो हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल हैव डाइपोल मोमेंट, हैव डाइपोल मोमेंट मतलब इनका डाइपोल मोमेंट होता है। हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल हैव डाइपोल मोमेंट, क्लियर है। नीचे लिखो जैसे, जैसे लिखो HCl HF, जैसे लिखो HF कॉमा HCl कॉमा HBr कॉमा HI, है ना। इन सब में क्या होगा, इन सब का डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अच्छा देखो ये भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, और HF, HCl, HBr और HI ये भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। फर्क क्या है, ये होमो हैं और ये हेट्रो हैं। अच्छा जैसे हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल हुए तो पक्का इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। अच्छा एक बात बताओ, हमने अभी आपको पढ़ाया पेडाई, है ना, पेडाई, चलो छवि पेडाई आई बोलो, पेड माइनस आई, वो आई है तो मतलब माइनस आई। इसका मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, डिफरेंस, क्लियर है। अब हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पढ़ाया है क्या, फोंकल, कोई बोलेगा नहीं, फोंकल, और उसके बाद कौन सा है, ब्रेक और हाइड्रोजन। अब देखो H और F के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, H और Cl के बीच की डिफरेंस, HBr और बेटा HI। बताओ सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस कहां है, HI। सबसे ज्यादा कहां है, तो बताओ जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ज्यादा होगा उसका ही डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो बताओ म्यू का ऑर्डर बताओ बेटा, सबसे ज्यादा HF, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr और उसके बाद HI। ये ऑर्डर समझ में आ गया, हाँ लिख लो। पहले तो हमने एग्जाम्पल बना के लिखा दिए HI HBr, फिर हम उनका एक डाइपोल मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दिए, लिखो। और यहीं पे लिखो एक्सेप्शन, इसको लिख लो पहले आराम से, फिर लिखो एक्सेप्शन। बढ़ा जाए आगे। आप देखो अभी आपको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, पेड माइनस आई, है ना। तो देखो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, पोलैरिटी, पढ़ाया गया, पढ़ाया गया, ठीक है। और इसी का एक हम आपको एक्सेप्शन पढ़ाने जा रहे हैं, इसी का, क्लियर है। तो नीचे एक्सेप्शन लिखो, और एक्सेप्शन लिखने के बाद में पहले तो आप ये दोनों फार्मूले लिखना जो कि ये एक्सेप्शन नहीं है लेकिन इनके एक्सेप्शन है। मतलब ये तो जनरल फार्मूले हैं जो कि ऐसे डिपेंड करते हैं। अब जो डिपेंड नहीं करते हैं उनको देखो, एक्सेप्शन लिखो, लिखो
चला जाए। तो पहली बात, पहला लिखो पोलैरिटी। पोलैरिटी, पोलैरिटी का ऑर्डर होता है CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। क्लियर है? ये पोलैरिटी, यही एक्सेप्शन बार बार पूछा जाता है, समझ में आ रहा? इसको हल्के में न लेना बेटा। तो एक बात बताओ, म्यू का भी ऑर्डर यही होना चाहिए, बट नहीं होता, यही एक्सेप्शन है ना? यहां क्या होता है, CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा हो जाता है। देखो लफड़ा यहां पे है, जरा चेक कर लो और जरा ध्यान से देखो। बस इसके बाद जो जैसे थे वैसे ही लिख दो। ठीक है, यही एक्सेप्शन है, इतना। वैसे तो क्या है, जो पोलैरिटी का ऑर्डर होना चाहिए वही डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला कहता है ना? लेकिन पोलैरिटी तो ऑर्डर बिल्कुल सही है, बट डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर में CF3 की जगह CH3Cl आ जाता है और CH3Cl की जगह CH3F आ जाता है। क्लियर है? अब लिखो, लिखो। अब इसी के नीचे लिखना ऐसा क्यों। लिखो, लिखो भैया। This abnormality, this abnormality is due to, this abnormality is due to large, large, large को कर दो larger, larger carbon chlorine bond length then THAN, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होती है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ से। इसी एबनॉर्मेलिटी के कारण डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो गया, किसका ज्यादा हो गया और किसका कम हो गया? पक्का? तो यहां पे ऐसे लिखना, ये देखो ये बॉन्ड कौन सा है, CCl, यहां पे कौन सा बॉन्ड है, CF। तो ये बॉन्ड लेंथ लंबी होती है और जबकि ये छोटी। अच्छा, इसमें साइज डिपेंड कर रहा है, इसका क्लोरीन का बड़ा साइज है। क्लियर है? चलेगा। अब दूसरी बात लिखो। अब एक जनरल पॉइंट हम आपको लिखा देते हैं, है ना? अब ये एक्सेप्शन से बाहर करो, नॉर्मल पॉइंट लिखो। लिखो, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट of the following molecule, of the following molecule। अब फॉलोइंग मॉलिक्यूल कौन कौन से जरा लिखो। पहला लिखो ABCD करके लिख लो, ABCD करके लिख लो। ये चार आपके हम ऑप्शन नहीं है, चार ये मॉलिक्यूल हैं, इनको आपको डाइपोल मोमेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला है CH3Cl, दूसरा है CH2Cl2, तीसरा है CHCl3 और चौथा है CCl4। इन चार मॉलिक्यूलों को डाइपोल मोमेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना? ठीक है। अच्छा, हमने क्या कुछ बात आपको सिखाई है? क्या बात सिखाई है? सराउंडिंग वाला बताओ। हाँ, जरा बताओ बताओ बताओ। ये अच्छा, कितने लोग ये हिंदी वाली लाइन लिखे हैं? सबने लिखा? सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो, सराउंडिंग एटम सेम हो तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अच्छा, एक बात बताओ,
अच्छा ये आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। अब तुम्हें हम ध्यान से दिखाते, देखो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा CH3Cl का। अब हो जानते हो क्या रहा है, एक हाइड्रोजन कम हो रहा और एक क्लोरीन बढ़ाया जा रहा है। तो देखो एक हाइड्रोजन कम किया और एक क्लोरीन बढ़ा दिया, फिर एक हाइड्रोजन कम किया फिर एक क्लोरीन बढ़ा दिया, फिर एक हाइड्रोजन कम किया फिर एक क्लोरीन बढ़ा दिया, और बढ़ते बढ़ते इसका डाइपोल मोमेंट हो गया 0। तो इसका मतलब आपको नहीं लग रहा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डाइपोल मोमेंट का कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं, कहा, एक्सेप्शन में। फिर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटा एक क्लोरीन बढ़ा, फिर हाइड्रोजन हटा फिर क्लोरीन बढ़ा, फिर एक हाइड्रोजन हटा फाइनली एक क्लोरीन बढ़ गया। अच्छा यहां कौन सा केस है, वही केस जो आपको रटाया है, क्या, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है, डाइपोल मोमेंट 0। अरे इसको बना के देख लो, सेंट्रल एटम ये हुआ और चारों तरफ क्या लगा है, क्लोरीन। बताओ बताओ अगली बात लिखो, अगली बात। अब हम कुछ मॉलिक्यूल आपको देंगे और वो आप डाइपोल मोमेंट उनका डिसाइड करो। चलो अगला लिखो बेटा, लिखो BCl3, एग्जाम्पल लिखो BCl3, एग्जाम्पल लिखो बेटा, लिखो BCl3, BCl3। अच्छा देखो, अब मान लो जिसका बनाने का मन नहीं है इन मॉलिक्यूल्स को, तो देखो BCl3 एग्जाम्पल ही हमने लिया, BCl3। अच्छा बताओ बोरान के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 3, और तीनों तरफ क्या लगा है, क्लोरीन। बताओ सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, नॉन। खत्म बात। अगला एग्जांपल लिखो CCl4, बस हम लिखाते चले तुम बनाते चलो। दूसरा एग्जांपल लिखो CCl4, CCl4। अच्छा मन में ही बनाओ, बताओ कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4, और चारों तरफ क्या लगा है, सेम, कौन सा, Cl लगा है ना, डाइपोल मोमेंट 0, कैसा, नॉन पोलर। अच्छा बताओ AlCl3, नॉन पोलर। अब तो देखो हम बोले तुम बताओ, कोई बनाने की जरूरत नहीं, कोई तीर कमान लगाने की जरूरत नहीं है, μ1 μ2 μ3 कुछ जरूरत नहीं, जुगाड़ जिंदाबाद, ठीक है। तो आगे लिखो CCl4, बताओ CCl4 क्या हो जाएगा, कैसा होगा, इसका म्यू 0 हो जाएगा, कैसा होगा, नॉन पोलर। अच्छा बताओ अगला देखो, बताओ AlCl3 कैसा होगा, म्यू इक्वल टू 0, कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। ये समझ में आ रहा ना, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3, तीनों तरफ बॉन्ड बना लिया, कोई लोन पेयर बचा नहीं, सराउंडिंग एटम सेम, दैट इज 0। अच्छा अगला लिखो, अब अपने मन से लगाओ, PCl5 0, बनाते चलो बनाते चलो, एक बढ़ाते चलो, PCl5, PCl5 0 होगा ना। अच्छा आगे लिख लो, अगला एग्जांपल कौन सा है, PCl5, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, और पांचों तरफ क्या लगा है, पांचों तरफ क्या लगा है, क्लोरीन, 1 2 3 4 5, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, सराउंडिंग एटम सेम, म्यू इक्वल टू 0, दैट इज नॉन पोलर। अच्छा अगला एग्जांपल बताओ, अच्छा CS2 बताओ, CS2, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और दोनों तरफ क्या लगा है, सल्फर। बताओ कैसा होगा, म्यू इक्वल टू, कैसा होगा, नॉन पोलर। हमको सेंट्रल एटम के लोन पेयरों से मतलब है, सराउंडिंग के पास चाहे जितना हो हमसे मतलब नहीं है। अच्छा इसी के नीचे CO2 लिखो, अरे CO2 CS2 सेम है तो है, मतलब मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, तरीका सेम है ना। अभी देखो उसी को हमने तीर कमान से बताया है, CO2 को, है ना। CS2 का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। अच्छा एक तूफानी सवाल लिखो, बताओ NH3, NH3 कैसा हो जाएगा, ये पोलर होगा। हाँ कैसे, देखो NH3, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में आजकल कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, 5। अब देखो
सराउंडिंग एटम सेम। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है या नहीं। जैसे देखा सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, अब चाहे सेम हो चाहे अलग हो इससे मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब पहली ही बात खराब हो गई तो दूसरी बात कितनों सही हो जाए? बात तो पूरी बिगड़ गई ना। पहले क्या चेक करना? पहले चेक करना सेंट्रल एटम पे क्या चेक करना? लोन पेयर। फिर आप चेक करना सराउंडिंग एटम, है ना, ये कैसे होने चाहिए? सेम। यहां लोन पेयर कितने होने चाहिए? 0। तो आप समझ लेना यदि ये दोनों कंडीशनें फॉलो हो रही हैं तो आपका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। सबसे पहले बात आपको क्या चेक करनी? ये। दूसरी बात ये। और पहली बात यदि खराब हो जाए तो दूसरी चेक करो ना चेक करो कोई परिवर्तन नहीं। तो कहीं इसको लिख लो ये जुगाड़। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इक्वल टू 0, सराउंडिंग एटम सेम। यदि ये बात है तो म्यू इक्वल टू 0। पहला क्या चेक करना? सेंट्रल एटम पे लोन पेयर, है ना। हमने देखा कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ गए, जबकि दूसरी बात सही है, लेकिन दूसरी बात सही होने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां क्या लिखोगे? म्यू इक्वल टू नॉट 0, दैट इज पोलर। ये पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलो अगला लिखो। बताओ कहीं तीर कमान लगाना पड़ रहा? कोई जरूरत नहीं उस फर्जी का टाइम खराब करने से। अगली बार लिखो। नहीं मान रहे हो तो H2O बता ही डालो। H2O पोलर, समझ में आ गया। हमने देखा अच्छा ऑक्सीजन सेंटर पे इसके पास तो 2 लोन पेयर हैं, समझ में आ रहा? 2 लोन पेयर हैं। और पहली बात जैसे देखा लोन पेयर हैं, दूसरी बात देखो चाहे ना देखो। हमने क्या देखा? H2O हमसे पूछा गया, हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया। ऑक्सीजन को कहां रखा? सेंटर पे। हाइड्रोजन कहां है? सराउंडिंग पे। पहली बात क्या चेक करनी थी? सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 होने चाहिए, जबकि यहां सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर है? 2। जबकि सराउंडिंग एटम सेम है, लेकिन ऐसे सेम से क्या मतलब? जब पहले ही रूल खराब हो गया तो ये क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू नॉट 0, दैट इज पोलर। वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता? पोलर की नॉन पोलर? पोलर, ठीक है। अगला लिखो। लिखो CHCl3। CHCl3। अगला एग्जाम्पल CHCl3। सेंटर पे किसको रखूं? कार्बन को। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। एक तरफ हाइड्रोजन लगा है और 3 तरफ क्लोरीन लगा है। अब हमने अपना रूल चेक किया, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, यहां तक तो बात सही थी, लेकिन सराउंडिंग एटम क्या हो गए? डिफरेंट। तो बताओ इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा? नहीं होगा। ये क्या होगा? पोलर। समझ में आया? अच्छा बताओ सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं, ये बात तो सत्य है, लेकिन यहां दूसरी बात गड़बड़ा गई, है ना। ये दूसरी बात गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? है ना। पहली बात को फॉलो किया बट दूसरी बात गलत निकल गई, तो इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो ये कैसा होगा? पोलर। ठीक है भैया। अब कुछ एक्सेप्शन लिखा दे। लिखो एक्सेप्शन। कहें बिना एक्सेप्शन काम ही नहीं चलता। लिखो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में 2 लिखो, XCF2 XCF4। ऐसे 2 एक्सेप्शन लिखना है। लिखो XCF2 और XCF4। हाँ दोनों पे लिखो, दोनों का आगे लिखो। लिखो जो दिखता है वो होता नहीं। इसमें यही बात लिखो, इन दोनों का आगे लिखो। हाँ जो दिखता है वो होता नहीं लिख लो, या जो होता है वो होता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, दोनों बातें सेम है। इसके आगे क्या लिखा आपने? जो दिखता है वो होता नहीं। ये बात आई समझ में? अच्छा देखो हमें दिखा क्या। पहले हमने एग्जांपल लिया XCF2। XCF2 जिनॉन को कहां रखा? सेंटर पे। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। जिनॉन कौन से ग्रुप का है? 8वां ग्रुप। ये 8वां ग्रुप कहां का? P ब्लॉक का। और P ब्लॉक के 8वें ग्रुप का ही तो नाम 0 ग्रुप है। देखो P का भी 8वां स्पेशल और D का भी 8वां स्पेशल। ना P का 8वां AB में डिवाइड हुआ और ना D का AB में डिवाइड हुआ। हुआ
नहीं हुआ। अब जरा ध्यान से देखो कितना फ्लोरीन लगा है, मान लो तुमने 2 फ्लोरीन यहां लगा दिए, तो आप देखो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है कि नहीं, है ना, लोन पेयर हैं। और हमको क्या चाहिए, लोन पेयर नहीं चाहिए। लोन पेयर हैं तो पहली बात खराब हो गई कि नहीं, दूसरी बात देखो चाहे ना देखो। तो अकॉर्डिंग टू जुगाड़ ये कैसा है, नॉन पोलर है ना, लेकिन इसका रियल आंसर होता है पोलर। कैसा, नॉन पोलर। ये कैसा है, ये कैसा है, पोलर। ये हमने जैसे लगाया उसके हिसाब से आया, फिर हमने आपको लिखाया जो दिखता है वो होता नहीं, तो ये कैसा होगा, नॉन पोलर। देखो भैया ये दोनों आंसर सही हैं और ये दोनों आंसर गलत हैं। इसी को लिखाया जो होता है वो होता नहीं, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं। अकॉर्डिंग टू रूल गए, देखा तो पोलर दिख रहा था, तो म्यू इक्वल टू क्या आ रहा था, नॉट जीरो। तो ये हमें दिखा लेकिन ये होता नहीं है, एक्सेप्शन यही है। क्लियर है। तो इसके रियल आंसर कौन होंगे, जो सही आंसर होंगे वो ये वाले दोनों होंगे, ये राइट आंसर। इसी के आगे तो लिखाया है, लिख लो बेटा, राइट आंसर वो है नीचे वाले। नहीं मान लो हॉस्टल दीदी पूछेंगे तो क्या बताओगे, दूसरा वाला तुम खुद से बना के देखो क्या दिख रहा है और क्या होता है, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ। XCF4 बना लो, बनाओ बेटा, हमारे पास तो जगह नहीं बची, तुम बना लो। अच्छा लाओ, अच्छा इधर बना दे। XCF4 जीनॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, सजा दिया। कितना फ्लोरीन है, 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन सजा दिए। रियल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहां तो हमें रियल स्ट्रक्चर थोड़े ना बना रहे हैं कि पेंटागोनल है कि कौन सा गोनल, ये गोनल वो गोनल, कुछ मतलब नहीं। यहां तो बस हम क्या, सिर्फ क्या है, अपने बॉन्ड बना ले रहे हैं जैसे तैसे। क्लियर है। नहीं तो इसमें बड़े रूल लगते हैं, समझ में आ रहा। वो हम आपको हाइब्रिडाइजेशन के रियल स्ट्रक्चर बना बना के दिखाएंगे, यहां तो बस ऐसे बना ले रहे हैं। अच्छा सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ गए, पहले रूल खराब हो गया, तो दूसरा सही होके भी क्या हो जाएगा। तो बताओ यदि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ जाएं तो म्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए था। अच्छा यदि म्यू इक्वल टू जीरो नहीं हुआ तो कैसा होना चाहिए था, पोलर। ये होना चाहिए, ये हमें दिखा जो कि होता नहीं, यही तो हमें दिखा। तो होता क्या है, होता जानते हो क्या है, इसका म्यू जीरो होता है और ये कैसा होगा, नॉन पोलर। ये आपके दोनों आंसर क्या हैं, ये सही हैं। अब जरा वही पढ़ो, जो दिखता है वो होता नहीं, बेटा कैसे समझा इसको। क्लियर है, समझ में आ गया। और इसका यदि कारण पता होता तो ये एक्सेप्शन ना होता। कभी कभी कारण खोजने में लग जाते हैं एक्सेप्शन का। क्लियर है। एक्सेप्शन का यदि कारण होता तो वह एक्सेप्शन ना होता, लेकिन ये बात पे कभी विचार नहीं जाता है ना, क्योंकि हर क्यों कहां कब कैसे की तलाश में लगते हैं। साइंटिस्ट ना बनो, डॉक्टर बनना है। ये साइंटिस्ट वाला जब दिमाग चलता है तो हम डॉक्टर बन नहीं पाते हैं, फिर कहते हैं अरे देखो उसको कुछ नहीं आता था वो डॉक्टर बन गया, गाली देते उसको। और जब तक ये गाली देते वो MBBS MD कर रहा होता, तब तक ये गाली देते, क्या है, गाली देते रह जाते हैं। तो यहां डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना है। ज्यादा ज्ञान ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा ज्ञान से डॉक्टर के पहले मास्टर बन जाओगे तो डॉक्टर जिंदगी में ना बन पाओगे। हाँ PhD वाला बन सकते हो, फिर वो डॉक्टर नहीं होता, वो डॉक्टरेट होता है। चलेगा आगे देखो, अगला लिखो इसी बात पे एक तूफानी सवाल। अच्छा जितना हमने पढ़ाया एक्सेप्शन पे बहुत ध्यान देना। अच्छा बताओ फाइनली हमको अब क्या याद कर लेना चाहिए एक साथ, क्या आया, XCF2 एंड XCF4 ये दोनों के दोनों है ना, कैसे होते हैं, इनका म्यू जीरो होता है और ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर। आज के बाद ये हमेशा याद रखना, बना के देखोगे तो कुछ और दिखेगा लेकिन होता कुछ और है। तो जब पढ़ा करो तो उसके ऊपर देख लिया करो, एक्सेप्शन हमने लिखाया तो मतलब जो लिखा है उसको याद रखो। क्लियर है। एक बार कोशिश करो, एक बार देख लो,
एक तूफानी और सवाल करा देते हैं। अच्छा बताओ, एक्सेप्शन खत्म, लाइन खींच दो, नीचे एग्जाम्पल लिखो, लिखो लिखो लिखो। हमने CHCl3 तो लिखाया, अब लिखो CH3Cl। हाँ लिख लो। अरे अब हमारे पास तो बिल्कुल जगह नहीं बची, खैर कोई बात नहीं। हमने पहले CHCl3 एग्जाम्पल लिखाया था, अब मैं लिखा रहा हूं CH3Cl। क्या लिखा रहा हूं? CH3Cl लिखो। अगला एग्जाम्पल है CH3Cl। एक्सेप्शन आप गोले में बंद कर दिए ना, उतने ही एक्सेप्शन है, पता लगे इसको भी एक्सेप्शन याद कर लिए, वही एक्सेप्शन है, दोनों के बढ़िया से गोले में बंद कर लो एक्सेप्शन वाला एरिया। ये नहीं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल सवाल है। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन चारों सजा दिए, 3 तरफ हाइड्रोजन सजा दिए, एक तरफ क्लोरीन सजा दिए, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, यहां तक तो बात सही थी, लेकिन सराउंडिंग एटम क्या निकल गए? डिफरेंट। तो म्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ये कैसा होगा? पोलर होगा। क्लियर? और एग्जाम्पल बताएं? बन गए। अच्छा एक और लिख लो, अच्छा लिखो Cl2O। Cl2O लिखो, Cl2O नॉन पोलर, वेरी गुड। पोलर, बहुत बढ़िया। नॉन पोलर, 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 नॉन पोलर। हाँ Cl2O। अच्छा सेंटर पे कौन रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा, और ये हमने देखो 6 इलेक्ट्रॉन सजा दिए, और दोनों तरफ क्या लगा है? Cl है ना, लगा है Cl। अच्छा हमने क्या किया? अरे 6 इलेक्ट्रॉन है, वैसे सजा दिए, है कि नहीं? एक Cl इधर सजाया, एक Cl इधर सजाया, ये लो, ये लो, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहां तक तो बात सही थी। अब सेंट्रल एटम पे क्या आ गए? लोन पेयर आ गए, पहली बात गड़बड़ा गई, अब ये क्या हो गए? पोलर। लिख लो पोलर। अब दूसरा देखो चाहे ना देखो, जबकि सराउंडिंग एटम सेम है, लेकिन अब ऐसे सेम से क्या मतलब? क्लियर है? क्या लिखोगे? पोलर। आगे बढ़ा जाए। अच्छा जितने, एक दो और एग्जांपल करा दे क्या? स्टार लगा कहीं लिखो जरा, ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट पॉइंट है, वही सेम लाइन लिखो। डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर, लिखो डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर, डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज 1.85 डी बाई, 1.85 डी बाई। समझ में आ रहा? इसको याद रखना, ये एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन लिखी है, सेम वही लाइन आपके नोट्स में लिखा गई है। बताओ डाइपोल मोमेंट कितना होता है वाटर मॉलिक्यूल का? 1.85 डी बाई। ठीक है, तो चलो अगला पॉइंट लिखो भैया, अगला इसी बात पे एक सुंदर सी हेडिंग डालो। जगह खत्म होगी क्या? हाँ तुम्हारी ये जितनी जगह है, ऐसा समय आएगा ये भी कम पड़ेगी। हाँ चलो अच्छा आगे लिखो भैया, चलो बढ़ो आगे बढ़ो। एक अच्छा सवाल लिखो, ये सवाल क्या है? एनसीईआरटी की लाइनें वो लिखवा के उसका जवाब लिखवा रहे हैं, लिखो लिखो।